सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं और उसे लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। बच्चों, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री क्लास 10 CBSE क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर लेकर आया हूं और इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बच्चों, मैं हिंदी में ज़्यादातर वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सभी इसे अच्छी तरह समझें और इससे लाभान्वित हो और आपकी आगामी परीक्षा 2026 की जो CBSE बोर्ड 10th की परीक्षा है उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए तो चलिए बच्चों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। और मैं अब आपके सामने इस पाठ को प्रस्तुत कर रहा हूं बच्चों, जिसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब हुआ राष्ट्रवाद का उदय। तो इसको अब हम लोग एक एट ए ग्लैंस मतलब एक नज़र में संक्षिप्त रूप में इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो डिटेल्स में इसकी बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन उसको मैं एक संक्षिप्त में आपको शॉर्ट में समरी के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चों, आपको अच्छा लगेगा ही और आप इससे लाभान्वित होंगे। आप चाहे तो इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप कर करके। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चेंजेस ड्यूरिंग द 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चेंजेज ड्यूरिंग द 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इसी बदलाव को मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस चेंजेस को मैं एक एक करके एक एक पॉइंट के रूप में मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुनेंगे बच्चों। तो पहला है फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसा कि मैं आपको बताया भी बच्चों कि मैं फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था उसके में उस क्रांति के द्वारा वहाँ क्या क्या यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप महादेश में क्या क्या बदलाव आया, उसी बदलाव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला है फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की इन दैट टाइम। मैंने उस समय, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय 1789 ईस्वी में फ्रांस एक राजा के अधीन था, राजतंत्र के अधीन था। दूसरा, इसमें द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंटल पावर और रूलिंग पावर फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच पीपुल और इट्स सिटीजन्स। मतलब इसका यह हुआ कि ये क्रांति आने से, ये क्रांति जो लोगों के द्वारा किया गया राजतंत्र के खिलाफ, उससे यह बदलाव हुआ कि सरकार का जो उस समय मोनार्की था उसको प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक सरकार के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया। दूसरा, आइडियाज़ लाइक ला पैट्रिज, द फादरलैंड एंड लेस सिटियोनीज द सिटीजन वेयर एडॉप्टेड। मतलब वहाँ पर मातृसत्तात्मक सत्ता को लोगों ने स्वीकार किया। फिर उसके बाद जो वहाँ का राजतंत्र का जो झंडा था उसको समाप्त करके, उसको हटाकर उसकी जगह फ्रांस का नया झंडा लोगों ने स्वीकार किया। इसके बाद फ्रांस जो है वह एक नेशनल लैंग्वेज अपना एडॉप्ट किया। इसके बाद यूनिफॉर्म वेट मेजर्स पॉलिसी वहाँ लागू किए गए, उसको स्वीकार किया गया फ्रांस की जनता के द्वारा और यूरोप की जनता के द्वारा। एब्सोल्यूटमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, जो एबॉलिशमेंट का मतलब होता है समाप्त करना, हटाना। तो वहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग राज्य थे, जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था वो उसमें जो कस्टम ड्यूटीज जो लगते थे बॉर्डर पर, मतलब जो सामान आवाजाही करने के लिए व्यापारियों को अलग अलग जो टैक्स देना पड़ता था उस टैक्स को समाप्त करके 2 टैक्स लागू किए गए। इसके बाद सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है लागू किया गया। नेशनल असेंबली का नाम बदल के स्टेट जनरल रखा गया, जो कि वहाँ की जनता के द्वारा ये नाम सुझाए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे जो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किया गया।